नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की अगली श्रृंखला को लेकर आए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और तथ्यों पर गौर करेंगे। इस वीडियो के बाद हमारा जो अगला लेक्चर आएगा, उसमें हम MPPSC मेंस पेपर 3 के सिलेबस को पूरा रिकॉर्ड करेंगे उसमें, और उसके सिलेबस को सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, ठीक है, हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो लाइनें लिखी हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। आप जो कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। यानी आपका आज का पूरा जो भी दिन है, आपने किस तरीके उसको यूटिलाइज किया है, किस तरीके से अपने हर मिनट हर क्षण में आप खर्च कर रहे हैं, वही आपके भविष्य की नींव रखेगा, वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। तो अपने समय को कभी व्यर्थ न जाने दें और सकारात्मक वे में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन US सुप्रीम कोर्ट में प्रथम अश्वेत महिला जज है? मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हाल ही में जो केतन ब्राउन जैक्सन हैं, वो अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं। 51 वर्षीय जैक्सन जो हैं सर्वोच्च न्यायालय की 116वीं न्यायाधीश हैं और अमेरिकी इतिहास में पहली अश्वेत महिला जज हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की 6ठी महिला न्यायाधीश हैं। पहले भी रह चुकी हैं एमी कोनी, एलेना कागन, सोनिया सोटोमेयर। अमेरिकी संविधान से भारत में कौन कौन से तत्व आए, तो ये आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार हो गए, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, उच्चतम उच्च न्यायालय। अमेरिकी संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को, न्यायिक पुनरावलोकन को, संविधान की सर्वोच्चता को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि को लिया है। प्रश्न पूछा जाता है कि PCS वगैरह में कि किस तत्व को अमेरिकी संविधान से लिया गया है, तो इसमें ये सारे तत्व शामिल हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का क्या कहा था? निर्माता कहा था। 4 जुलाई को हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मनाई गई है, तो उनको सुभाष चंद्र बोस जी ने आधुनिक भारत का निर्माता की संज्ञा दी थी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था, नरेंद्र दत्त। इनको खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह, उन्होंने विवेकानंद नाम इनका स्वीकार किया था। और 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद हुई थी, जिसमें सभी देशों के विश्व धर्मों के गुरु शामिल हुए थे। उसमें हमारे विवेकानंद जी ने वहाँ पर धर्म संस्कृति का भाषण दिया था। इन्हें नव वेदांत का समर्थक कहा जाता है। इन्होंने पश्चिमी मानकों के आधार पर हिंदू धर्म की व्याख्या की थी। उन्होंने भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति के संयोजन की बात कही। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1899 में बेलूर मठ की स्थापना की इन्होंने, उनका स्थायी निवास बन गया था। और 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ में ही स्वामी जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा देश नाटो का सदस्य राष्ट्र नहीं है? अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड। अमेरिका भी नाटो का सदस्य है, स्पेन भी है, फ्रांस भी है, फिनलैंड नहीं है। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन अभी ये सदस्य बने नहीं हैं, तो अब सदस्य बनने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बता सकें, जो टर्की है उसने पहले इनको स्वीकृति नहीं दी थी, क्योंकि नाटो सामूहिक सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर उसके टोटल 30 सदस्य हैं, अगर उसमें से एक सदस्य भी मना करता है, तो नाटो में किसी अन्य सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। सभी सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की अपनी रुचि जाहिर की है। और हम नाटो के बारे में देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। 30 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें
28 यूरोपीय देश हैं और एक अमेरिका है और एक कनाडा है। 2 देश ऐसे हैं जो यूरोपीय संघ के नहीं हैं। स्थापना हुई थी 1949 में। 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीन्स अगर एक देश पर किसी अन्य देश द्वारा आक्रमण किया जाता है इसके सदस्य राष्ट्रों को छोड़कर, तो सभी 30 के 30 सदस्य उसके खिलाफ, जिसने आक्रमण किया है, जो शत्रु राष्ट्र के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध करेंगे। ठीक है। 12 संस्थापक सदस्यों में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और अमेरिका हैं। कौन से देश हैं जो दक्षिण एशियाई देश की राजधानी कर्क रेखा के सबसे निकट हैं? तो बांग्लादेश जो है, भूटान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल में बांग्लादेश जो है कर्क रेखा के सबसे अधिक निकट पाया जाता है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा जो रहती है इस तरीके से, ये गोलार्ध रहता है पूरा पृथ्वी का, बीच ये में रहता है 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर का भाग रहता है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे को हो गया दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री 30 मिनट पर पाई जाती है। भारत के 8 राज्य जो हैं कर्क रेखा से गुजरते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी संस्था एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करती है? तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करती है। 2.7 डिग्री सेल्सियस तक इन्होंने अभी तापमान रहने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2021 में इसकी नई रिपोर्ट आई है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। नैरोबी केन्या में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। 1972 में जो पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था उसी में यूएनईपी की स्थापना की नींव रखी गई थी। इसका उद्देश्य ये है कि मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, पर्यावरण संबंधी जानकारी, मूल्यांकन वगैरह का, ये पर्यावरण संबंधी सारे कार्यों की देखभाल करता है। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में स्थापना हुई थी। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है और यह उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कालीन विद्रोह का संबंध अल्लूरी सीताराम राजू से है? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह के नायक रहे हैं। उनकी हाल ही में 125वीं जयंती समारोह को संबोधित किया गया माननीय पीएम द्वारा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश की आज़ादी के लिए शुरू की गई रंपा क्रांति के 100 साल भी पूरे हो गए हैं। जो रंपा विद्रोह हुआ था उसके भी 100 साल पूरे हुए हैं और अल्लूरी सीताराम जी की 150वीं जयंती भी मनाई जा रही है। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम के मोगल्लू नाम गांव में हुआ था। 1882 में मद्रास वन अधिनियम द्वारा आदिवासियों की उनके आवासों में मुक्त आवाजाही की पारंपरिक स्थानांतरित खेती पोडू एक झूमिंग खेती होती है जो घूम घूम कर एक स्थान पर खेती कर ली, घास फूस चलाकर, जब वो वहाँ खेती करने के बाद फिर दूसरे स्थान पर खेती कर ली। इसे झूम कृषि का एक रूप है जिसे पोडू बोलते हैं। तो पोडू को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। इसके विरोध में ब्रिटिश जो आदिवासी थे उन्होंने गतिविधियों में शामिल हो गए और आगे जाकर 1922 के रंपा विद्रोह में, जिसे जाना गया रंपा विद्रोह के नाम से, इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को ब्रिटिश पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया और सार्वजनिक रूप से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें मन्यम वीरडू, जंगल का नायक उपनाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि मन्यम वीरडू के नाम से किसे जाना जाता है? तो अल्लूरी सीताराम राजू को। और मन्यम वीरडू का मतलब होता है जंगल का नायक। ये रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता रहे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सारे निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद के और राज्यों की विधानसभाओं के, दिल्ली और पांडिचेरी के। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। तो हाल ही में क्या किया, चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति वादी संविधान का जो प्रावधान है उपराष्ट्रपति के पद का वो अमेरिका से लिया गया है और आर्टिकल 63 के अनुसार
भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होगा। आर्टिकल 67 अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। इनका जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए किया जाता है, एकल संख्याबड़ी मत पद्धति द्वारा। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ पे लोकसभा के मनोनीत सदस्य क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे उनका प्रावधान 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। समझ रहे हैं आपको? जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की मनोनयन किया जाता था उनका प्रावधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही कहा जाएगा, ठीक है, यानी संसद के सभी सदस्य। ठीक, तो हमारा विकल्प क्या हो गया? डी सही हो गया। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के चुनाव को निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही पूरा किए जाने की प्रावधान की गए। नेक्स्ट है, एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं सेवाओं का कुल बाजार मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी क्या होता है? एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। इसके मापन की 3 विधियाँ होती हैं, आय विधि, व्यय विधि और उपभोग विधि। ये देखिए, जीडीपी की मापन की 3 विधियाँ हो गई। एक तो जीबीए की तरह मापन करते हैं जो कि आपूर्ति पक्ष की पूरी श्रृंखला को दर्शाता है अर्थव्यवस्था की। दूसरी होती है आय विधि। आय विधि के द्वारा हमें भूमि, श्रम, पूंजी, रोजगार से कितनी आय हो रही है उसको